Hello guys, welcome to my YouTube channel again. I am Kashi Sakla and today we are going to discuss our second internal question paper of the subject Computer Oriented Numerical Methods. Let us begin with our question paper firstly. तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये अपना क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पार्शियल पिवोटिंग एंड राइट पिवोटल कंडेंसेशन एल्गोरिथम। तो अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले तो अपन पता करते हैं कि अपना पिवट एलिमेंट क्या होता है। जब भी हम किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करते हैं जैसे गॉस एल्गोरिदम लगा के गॉस एलिमिनेशन, तो हम क्या करते हैं कि डायगोनल के जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी मदद से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जीरो बनाते हैं। तो पहली इटरेशन में क्या करते हैं कि पहला डायगोनल जो एलिमेंट रहेगा उसकी मदद से पहले कॉलम के सारे एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे। फिर दूसरी इटरेशन में दूसरे डायगोनल एलिमेंट की मदद से दूसरे कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे जो हमारे डायगोनल एलिमेंट के नीचे के रहेंगे उन सबको जीरो बनाते हैं। तो ये जो अपने डायगोनल एलिमेंट्स है उनको हम पिवट बोलते हैं। और पिवटिंग के केस में ऐसा होता है कि जब हमारा पिवट छोटा होता है उनसे जिनको वो जीरो करने जा रहा है उन एलिमेंट से, तब राउंडिंग ऑफ एरर्स काफी बड़ी हो जाती है। इसलिए हम पार्शियल पिवटिंग करते हैं। पार्शियल पिवोटिंग में क्या होता है कि हम ऐसे रो रो ऑपरेशंस लगाते हैं जिनकी मदद से हमारा जो पिवट एलिमेंट है वो आने वाले सारे एलिमेंट्स जिनको हम जीरो करने चाह रहे हैं उनसे बड़ा हो जाए। उनसे बड़ा हो जाएगा तो हमारी राउंडिंग ऑफ एरर कम हो जाएगी और उसकी वजह से हमारी जो सॉल्यूशन की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। इसलिए हम पार्शियल पिवोटिंग करते हैं। और कंप्लीट पिवोटिंग में ऐसा होता है कि हम रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस दोनों लगाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा पिवट एलिमेंट है वो हमारे बाकी के जितने भी आने वाले एलिमेंट्स हैं उनसे छोटा ना रहे, इसलिए हम एक एल्गोरिदम लगाते हैं जिसको बोलते हैं पिवटल कंडेंसेशन एल्गोरिदम। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा पिवट एलिमेंट है उसको आने वाले सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे जिनको वो जीरो करने वाला है। अगर वो उनसे बड़ा है तो ठीक, अगर वो उनसे छोटा है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को स्वैप कर देते हैं। जैसे हमारी जो सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट एलिमेंट अगर हमारे फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है तो हम सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को स्वैप कर देंगे, तो हमारी सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी और फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इसकी मदद से क्या होगा, जो हमारी राउंडिंग ऑफ एरर्स है जिनकी वजह से हमारे सॉल्यूशन की एक्यूरेसी कम हो रही है वो कम हो जाएगी। तो अपन ये एल्गोरिदम देखते हैं। इसमें क्या करा, सबसे पहले जो हमारा फॉर लूप है वो चलेगा k इक्वल्स टू 1 से n-1 तक। मतलब इसमें हम हर एक इक्वेशन को लेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन अपने से नीचे वाली सारी इक्वेशंस के फर्स्ट एलिमेंट को जीरो करेगी। सेकंड इक्वेशन अपने सेकंड एलिमेंट जो कि a22 होगा उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को जीरो करेगी। तो ये वाला लूप n-1 तक इसलिए चला है क्योंकि जो लास्ट इक्वेशन है उसका जो डायगोनल एलिमेंट रहेगा ए एन एन, वो किसी भी उसके नीचे कोई और इक्वेशन तो रहेगी नहीं, तो उसको किसी और को जीरो करने की जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए ये लूप n-1 तक चला है। हमने क्या करा, जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है ए के तो पहली इटरेशन में वो होगा a11, उसको हम डाल देंगे मैक्स में। मैक्स जो होगा वो डिनोट करेगा कि हमारा मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। और जो हमारा करंट इटरेशन का जो इंडेक्स चल रहा है जैसे कि k अभी 1 है तो उसको हम p में डाल देंगे। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम सारी इक्वेशंस के लिए चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है तो फर्स्ट इक्वेशंस के नीचे की जितनी भी इक्वेशंस होगी हम उसके लिए चेकिंग करेंगे। तो जो हमारा दूसरा फॉर लूप है वो चलेगा नीचे की सारी इक्वेशंस के लिए k+1 से n तक। हमारी फर्स्ट इक्वेशन की इटरेशन ये चल रही है तो हम कहाँ से चेक करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से n इक्वेशन तक, nth इक्वेशन तक। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारी सेकेंड इक्वेशन मतलब जो हमारा आने वाली जितनी भी इक्वेशंस है उसका जो एलिमेंट है जो हमारे सेम कॉलम से बिलोंग कर रहा है जिसको हम जीरो करने जा रहे हैं, क्या वो हमारे मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा है। इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा A12 है, A21 है, उसे हम चेक करेंगे कि क्या वो A11 से बड़ा है। अगर A21 A11 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम एलिमेंट को हम A21 कर देंगे और हम उस पर्टिकुलर इक्वेशन का इंडेक्स लेके रख लेंगे जो कि इस केस में 2 होगा। तो 2 को हमने p में असाइन कर दिया और मैक्सिमम एलिमेंट जो कि हमारा A21 है हमने उसको मैक्स में डाल दिया। फिर पहले हम मैक्स को चेक करेंगे कि क्या वो एरर से छोटा या बराबर है।
अगर वो छोटा या बराबर होगा मतलब जो हमारे दोनों एलिमेंट्स है A11 और A12 मतलब A21, वो दोनों काफी पास में है। उसकी वजह से क्या होगा कि इल कंडीशनड इक्वेशंस होगी वो, क्योंकि जब दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स बहुत पास में होते हैं, एकदम नेग्लिजिबल वो होता है उनमें डिफरेंस, पर उसकी वजह से क्या होता है कि जो उनका सॉल्यूशन रहता है ना, वो काफी सेंसिटिव हो जाता है एरर के लिए, इल कंडीशन इक्वेशन के केस में। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या वो इल कंडीशन इक्वेशन है। तो अगर वो नहीं है, फिर हम क्या करेंगे कि हम है ना स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। ये जो दूसरा वाला फॉर लूप है, ये स्वैपिंग परफॉर्म कर रहा है, जिसमें हम क्यू को चलाएंगे कॉलम वाइज। जैसे हमने क्या करा, A11 और A21 को कंपेयर करा था। A21 हमारा बड़ा निकला है, तो हमें क्या करना है, A21 को A11 से स्वैप करना है, फिर A22 को A12 से स्वैप करना है। तो ये जो दूसरा फॉर लूप है, ये बस वही कर रहा है। इसको आप एक बार ड्राई रन करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इल कंडीशनड इक्वेशंस क्या होती है और उसका डिफाइनमेंट कैसे करते हैं, उसके सॉल्यूशंस का। तो इल कंडीशनड इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती है जिसके कोफिशिएंट्स में स्लाइटली सा चेंज आ जाए, अगर बहुत एकदम छोटू सा, तो भी उसके जो सॉल्यूशन है ना, उनमें काफी ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। ऐसी इक्वेशंस को हम इल कंडीशनड इक्वेशंस कहते हैं। और हम उसका रिफाइनमेंट ऐसे करते हैं, जैसे हमने किसी इल कंडीशनड इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल लिए, और उस जैसे हमारे पास तीन इक्वेशन है, तो वो तीन इक्वेशन क्या है, A11x1 प्लस A12x2 प्लस A13x3 इज इक्वल्स टू A14। ऐसे हमारे पास तीन इक्वेशंस है। तो हमने जब पहली बार गॉस एलिमिनेशन लगाई और उसके जो सॉल्यूशंस लिख रहे हैं, उसको हम सपोज करते हैं कि हम उसे डिनोट कर रहे हैं x1 नॉट, x2 नॉट और x3 नॉट से। अब जब हम इन तीनों सॉल्यूशंस को वापस से उन इक्वेशंस में रखेंगे, तो हमें तो इक्वल्स टू के उधर जो इंटीग्रल पार्ट है वो आना चाहिए। पर होता क्या है इल कंडीशनड इक्वेशंस के केस में कि वो नहीं आता है। उसकी जगह आता है A14 नॉट, A24 नॉट और A34 नॉट। अब जो हमारा A14 नॉट है और जो आना चाहिए था एक्चुअली A14, उसमें जो डिफरेंस होता है, उसको हम डिनोट करते हैं del14 नॉट से। ऐसे ही हम del24 नॉट और del34 नॉट भी निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि जब हमारे ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे सॉल्यूशंस में कुछ ना कुछ एरर है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो ये वाली इक्वेशन बनी है, A11x0 प्लस A12x0, उसको हम माइनस कर देते हैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में से A11x1 वाली। तो हमारे पास क्या बचता है, A11 कॉमन निकल जाता है, बचता है x1 माइनस x1 नॉट प्लस A12 x2 माइनस x2 नॉट। ऐसे हम x1 माइनस x1 नॉट को E1 नोट से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आ जाती है, ये A11 E1 नॉट प्लस A12 E2 नॉट प्लस A13 E3 नॉट इज इक्वल्स टू del 14 नॉट। ऐसे हमारे पास तीनों इक्वेशंस के लिए तीन इक्वेशंस बन जाएगी, जो कि E1 E2 और E3 के फॉर्म में रहेगी। और इन तीन इक्वेशंस पर हम फिर से गॉस एलिमिनेशन लगाएंगे। इस पर गॉस एलिमिनेशन लगाने की वजह से हमें E1 नॉट, E2 नॉट और E3 नॉट की वैल्यूज मिलेगी, जिसको हम फर्दर E1 नॉट इक्वल्स टू x1 माइनस x1 नॉट में रखेंगे, जिससे हमें और तीन सॉल्यूशंस मिलेंगे x1 के, जो कि हो गए x11 x21 और x31। ये जो तीन सॉल्यूशन हमको मिलते हैं, हम इसको फिर से इसी रिफाइनमेंट की मदद से और रिफाइन कर सकते हैं। बस ऐसे ही हम इल कंडीशनड इक्वेशंस के सॉल्यूशन को रिफाइन करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, उसमें हमें फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन की एल्गोरिदम लिखनी है। तो इस एल्गोरिदम में बेसिकली हम दो पार्ट फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जनरेट करनी होगी। फिर हम उस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को यूज करके अपना फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन परफॉर्म करेंगे, उसकी एल्गोरिदम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन टेबल बनाते हैं। ये जो ब्लू कलर का डायग्राम आपको दिख रहा है, ये हमारी टेबल है। इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, हमने सबसे पहले तो एक्स और वाई अपने जितने भी सारे पॉइंट्स थे उन सबको ले रखा है। और जो हमारा डेल वाई है, वो होगा अ, नीचे वाले रो माइनस ऊपर वाली रो। तो जैसे डेल वाई जीरो है, वो है y1 माइनस वाई जीरो, डेल y1 है y2 माइनस y1। और फिर नेक्स्ट केसेस में भी सेम ही होगा। उसमें क्या होगा, जैसे डेल स्क्वायर वाई जीरो है, डेल y1 माइनस डेल वाई जीरो, एक पीछे वाला कॉलम और नीचे वाली रो। तो
जो हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की जो एल्गोरिदम है उसमें सबसे पहले हम एन और एक्स को रीड करेंगे। एन जो है वो हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स बताएगा कि हमारी टेबल में कितने पॉइंट्स है और जो हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एक्स है वो हमारा वो पॉइंट है जिस पर हमको इंटरपोलेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम आई से लेकर एन तक हम अपने लूप को चलाएंगे जिसमें हम सारे पॉइंट्स को रीड करेंगे एक्स आई बाई आई के थ्रू। फिर जो हमारा दूसरा लूप चल रहा है उसमें एक और लूप चल रहा है जिसकी मदद से हम हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जनरेट करेंगे। सबसे पहले फॉर जे इक्वल्स टू 1 to n-1 और फॉर आई इक्वल्स टू n-1 to n-j, ये दो लूप चलेंगे। इसमें क्या होगा, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल जैसी मैट्रिक्स बनेगी जो ब्लू वाली टेबल है वैसी। इसमें अगर J1 है यानी कि कॉलम वन की बात हो रही है, सॉरी, हाँ, कॉलम वन की बात हो रही है, जिसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे, yi+1 माइनस वाई आई, जैसे आप देख सकते हो y0 = y1 - y0। और अगर वन पहले कॉलम के अलावा बात चल रही है तो उसमें क्या होगा, जो हमारी मैट्रिक्स है डी आई जे जो हमारी टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका हर एक एलिमेंट किसके बराबर होगा, एक रो नीचे और एक कॉलम पीछे। जैसे डेल स्क्वायर y0 की बात करें तो एक रो नीचे होगा डेल y1 और जो कि एक कॉलम पीछे है, और एक कॉलम पीछे और सेम रो में होगा डेल बाय जीरो। तो हमारा डेल स्क्वायर बाय जीरो क्या होगा, डेल y1 माइनस डेल बाय जीरो। तो यहाँ पर भी वो वैसे ही बनाइए। अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन परफॉर्म करेंगे। और इसका जो फॉर्मूला है वो आपको नीचे दिख रहा होगा, f(x1 + μh) = f(1 + del f(1u) + del स्क्वायर 1 f(1/2 u u-1)। ये न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, h की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो हमारा h होता है वो होता है x2 - x1, यानी कि जो हमारे दो एकदम पास वाले पॉइंट्स हैं उनका डिफरेंस। और u जो होता है हमारा, वो होता है हमारा x - x1/h, यानी कि x1 से कितने h की दूरी पर है हमारा x। तो उससे हम u कैलकुलेट कर लेंगे। सम जो है हमारा वो हमने y1 से डिनोट कर रखा है जो कि हमारा f1 है। आप फॉर्मूले में भी देख सकते हो, सबसे पहले f1 है फिर उसमें प्लस करा है डेल f1u। तो सबसे पहले हम दो फॉर लूप चलाएंगे। एक लूप चलेगा i1 से लेकर n1 तक जो हमारी सारी नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट कर रहा है। और जो हमारा दूसरा लूप है वो हमें सारे u u-1 और उसके नीचे के जो फैक्टोरियल्स है वो कैलकुलेट करने में मदद करेगा। इसमें आप देख सकते हो अगर J1 है तो हमें u-j+1 को प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना है। पहले हमारा प्रोडक्ट 1 था, तो पहली इटरेशन में हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, u-1 + 1 जो कि हो जाएगा u। तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, सिंपली u। फिर उसके बाद j होगा, j यहीं पे रुक जाएगा। तो और फिर उसके बाद हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे डेल f1 का जो कि आगे वाले पेज पर है। और सिंपली सेम ऐसा i = 2 के लिए होगा। i = 2 में फिर j = 1 to 2 चलेगा। अगर j1 है तो प्रोडक्ट में असाइन हो जाएगा u। और फिर उसके बाद में प्रोडक्ट में जब लूप एक और बार चलेगा तो u × u-2 + 1/2 - 1, यानी कि u-1 असाइन हो जाएगा। तो हमारी जो प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी u u-1। ठीक है। और 2 फैक्टोरियल तो 2 के बराबर रहता है, इसलिए अपॉन में 2 भी j-1 के थ्रू आ जाएगा। और जब हमारा थर्ड इटरेशन होगा उसमें क्या होगा, उसमें j जो होगा वो 1 से लेकर 3 तक चलेगा। पहले j = 1 के लिए प्रोडक्ट में u स्टोर हो जाएगा। फिर j = 2 के लिए प्रोडक्ट हो जाएगा u × u-1/2। फिर j = 3 के लिए प्रोडक्ट हो जाएगा u × u-1 u-2/3 × 2। ऐसे करते करते अपन हर एक डिस्क्रीट टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप आगे लूप में देख सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट में फिर d1i का मल्टीप्लाई करा है। ये d1i जो है ना, ये हमारे डेल एफ को डिनोट कर रहा है उस फॉर्मूले में। जैसे सबसे पहले f(a) + u × del f(a) था, तो जो डेल f(a) है वो d1i है। ऐसे करते करते हम सब सारी डिस्क्रीट टर्म्स का सम कैलकुलेट कर लेंगे, सम प्लस इक्वल्स टू प्रोडक्ट में। फिर हम फॉर लूप का एंड कर देंगे।
और ये जो सम है हमारा, यही हमारी इंटरपोलेटेड वैल्यू रहेगी, तो इसको हम प्रिंट कर देंगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें हमको कंपैरिजन करना है डायरेक्ट और इटरेटिव मेथड्स का। तो ये सामने जो आप पढ़ सकते हो, ये उन दोनों का कंपैरिजन है, तो अपन इसको एक बार पढ़ते हैं। Both direct and iterative methods have their strengths and weaknesses, and the choice is based on the particular set of equations to be solved. Gauss elimination will lead to a solution in a finite number of steps for any set of equations, provided the determinant of coefficients is not very small. इसमें डिटर्मिनेंट स्मॉल क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट स्मॉल होता है, तो ऐसी इक्वेशंस इल कंडीशनड इक्वेशंस होती है, उनका जो सॉल्यूशन होता है उसमें फिर एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं। गॉस एलिमिनेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है? The computational effort is approximately 2n cubed by 3 arithmetic operations in each elimination step. The amount of bookkeeping necessary, such as row interchanges, is considerable. The rounding errors may become quite large, particularly for ill-conditioned equations. Any special structure in the matrix of coefficients is difficult to preserve during elimination. Thus, savings cannot be made in calculations if there are many zero coefficients. Zero coefficients क्या होते हैं? जैसे हमारी जो इक्वेशन है उसमें जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू अगर जीरो है, जैसे हमारी इक्वेशन में x1 x2 और x3 था, और किसी का कोफिशिएंट अगर जीरो हो गया, तो हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगी? या तो जैसे x3 का कोफिशिएंट जीरो हुआ तो x1 प्लस x2 के फॉर्म में रहेगी, x3 तो रहेगा नहीं। यहाँ कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स का, जैसे कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है, डाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी है, तो इसमें ऐसा कहा है कि अगर वो उसमें जीरो कोफिशिएंट्स बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में काफी डिफिकल्टी में वो हो जाती है गॉस एलिमिनेशन में। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम इटरेटिव मेथड्स देखें, तो उनके बारे में बात करते हैं। In contrast to elimination method, iterative methods may not always converge. In fact, convergence may be guaranteed only under special conditions. When it converges, however, the iterative method is superior to the elimination method due to the following advantages. Computational effort is approximately 2n square arithmetic operations per iteration, and if convergence is achieved in less than n iterations, it is significantly superior compared to the elimination method. Further, special pattern of zeros in the coefficient matrix could be used to tailor a procedure with reduced calculation effort. Another important advantage of the iterative method is the small rounding error. The rounding error being the one committed in the last iteration, thus for ill-conditioned system, an iterative method is a best good choice. In Gauss-Seidel method, we set xi equal to the newly calculated value of the iterate stored in temp. Instead of we set xi assigned xi plus w temp minus xi. Then observe that xi assigned temp if w is equals to 1. The, when w is equals to 0, xi is assigned to xi. It has been found in many problems that if w is given some intermediate value between 0 and 1, convergence of Gauss-Seidel method is faster. Unfortunately, there is no way to find the best value of w. It is normally found by trial and error. With such an acceleration iteration method would be quite effective. तो हमको फिफ्थ क्वेश्चन में लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला के लिए एल्गोरिदम लिखनी है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का जो फार्मूला है वो होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें हमारे पास किसी फंक्शन को डिनोट करने के लिए एन पॉइंट्स रहेंगे, एक्स आई वाई आई। तो हमारा इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है लैग्रेंज का, कि y की वैल्यू किसी एक पॉइंट के लिए जिस पर हमको इंटरपोलेट करना है, उसकी वैल्यू क्या होगी, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स जीरो माइनस एक्स एन इंटू वाई जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स वन माइनस एक्स एन वाई वन। ऐसे इस ऐसी टर्म्स का हमें सम जो मिलता है, उसे लैग्रेंजेस का इंटरपोलेशन फार्मूला कहते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जैसे फर्स्ट वाले में हमने y0 का मल्टीप्लाई करा है, तो जो हमारी प्रोडक्ट वाली टर्म है
उसमें कहीं पर x0 को x से डिडक्ट नहीं करा है। इसमें हमने सिर्फ x1 x2 और xn वाली जितनी टर्म्स रहेगी उसको हमने x में से डिडक्ट करा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमने क्या करा है, जिस वैल्यू को हमने नहीं लिया था, जैसे हमने x0 को नहीं लिया था, तो फिर हमने x0 में से ही सारे पॉइंट्स को डिडक्ट करा है। सेम जो दूसरी टर्म है उसमें हमने y1 से मल्टीप्लाई करा है, तो न्यूमरेटर में कहीं पर भी x1 नहीं है, सिर्फ x0 x2 और बाकी के सारे पॉइंट्स है। और न्यूमरेटर में हमने सारे पॉइंट्स को उस x1 में से माइनस करा है। तो हम जिस पॉइंट को लेते हैं, जिस पॉइंट के लिए हम पर्टिकुलर टर्म लिख रहे हैं, हम उसको न्यूमरेटर में इंक्लूड नहीं करते, और उसी पॉइंट में से सारे पॉइंट्स डिडक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में, और फिर उसके रिस्पेक्टिव में जो हमारी y की वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे जो दिया हुआ है वो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन के लिए जनरल टर्म है, जिसमें समेशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों दिख रहा होगा आपको, x माइनस एक्स जे अपॉन एक्स आई माइनस एक्स जे। इसमें आई 1 से लेकर n तक चलेगा क्योंकि हमें n पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट करना है। और जो दूसरा प्रोडक्शन का रूल है उसमें लिखा हुआ है i इज नॉट इक्वल्स टू j, क्योंकि एक्स आई माइनस एक्स जे में अगर आई जे बराबर हो जाएगा तो एक्स आई माइनस एक्स आई हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं इसकी एल्गोरिदम लिखना। अ, इसकी एल्गोरिदम में सबसे पहले अपन x को रीड कर लेंगे जिस पॉइंट पर हमें इंटरपोलेट करना है, और n रीड कर लेंगे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं हमारे इसमें। फिर हम अपने फॉर लूप को चलाएंगे जिसमें हम सारे पॉइंट्स और उनके रिस्पेक्टिव जो y की वैल्यूज है उस सबको अपन रीड कर लेंगे। और सम में हमने जीरो असाइन करा है क्योंकि हमें एक एक करके सारी टर्म्स का सम निकालना है। पहले तो अपन टर्म्स निकालेंगे सारी। पहले अपन ने आई चलाया n तक क्योंकि हमें n टर्म्स कैलकुलेट करनी रहेगी। मतलब n टर्म्स भी कैलकुलेट होगी, और जितनी भी बार अपन डिडक्शन करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ के उसके अलावा सारे पॉइंट्स लेंगे, इसलिए भी आई की जरूरत लगेगी। हमने प्रोडक्ट फंक्शन को वन करा है ताकि हम जो जो मल्टीप्लिकेशन डालते जाए वो सबसे पहले तो वन से मल्टीप्लाई हो, और फिर उसके बाद में सारा मल्टीप्लिकेशन अपने आप अंदर होते जाए। जो दूसरा फॉर लूप चलाया है वो भी वन से लेकर n+1 तक चलाया है क्योंकि हमको सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके चलना है। इफ j इज नॉट इक्वल्स टू i, देन प्रोडक्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट फंक्शन इनटू x माइनस एक्स जे अपॉन एक्स आई माइनस एक्स जे। ये हमारी जो जनरल टर्म थी उसी के बेसिस पर कैलकुलेट होगा। इससे हमें कौन सा वाला पार्ट मिलेगा, जिसमें वो x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन था, अपॉन x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 डॉट 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 x1 माइनस xn था। फिर वो वाली जो पर्टिकुलर टर्म मिलेगी हम उसको उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म के केस में क्या होगा कि हमने x0 के लिए वो टर्म लिखी थी, तो x0 न्यूमरेटर में कहीं नहीं था, डिनोमिनेटर में सारी पॉइंट्स को x0 से डिडक्ट करा और मल्टीप्लाई करेंगे f0 या फिर y0 से। फिर ऐसे करते करते हम सारी टर्म्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको हम स्टोर कर लेंगे सम में। जो हमारा सम आएगा वही हमारे इंटरपोलेटेड वैल्यू रहेगी, वही हमारी x पॉइंट पर y वैल्यू रहेगी। इसी को बोलते हैं लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन।